हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा वानखेड़े और आज हम देखने वाले कि आपका जो कवर है वो कवर क्या होता है, हम कवर किसे कहते हैं, कवर हम किसे प्रोवाइड करते हैं और कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कल का टॉपिक था वो हम रिवाइज करते हैं। कल क्या देखा हमने? कल देखा हमने जो आपकी बिल्डिंग होती है, अगर मैं बिल्डिंग की डिजाइन कर रहा हूँ तो वहां पे कौन कौन से लोड हम कंसिडर करते हैं। तो कौन कौन से लोड हमने देखे? हमने देखा आपका डेड लोड, उसके बाद देखा लाइव लोड, उसके बाद देखा विंड लोड, उसके बाद स्नो लोड एंड अर्थक्वेक लोड। तो डेड लोड क्या होता है? डेड लोड क्या होता है? सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर को मैं क्या कहता हूँ? डेड लोड कहता हूँ। मेंबर का खुद का लोड मतलब डेड लोड हुआ, जो कि परमानेंट होता है, जो कि फिक्स्ड होता है। उसके बाद देखा मैंने लाइव लोड क्या होता है। तो लाइव लोड क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट का जो लोड होता है या फिर मूविंग लोड जो होता है, मैं उसको क्या कहता हूँ? मैं उसे लाइव लोड कहता हूँ। आपका जो लोड है, आप मूव होते हो इसलिए आप आते हो लाइव लोड में। लाइव लोड को हम किस नाम से जानते थे? इम्पोज लोड और सुपर इम्पोज लोड, और शॉर्ट में LL, डबल L, कैपिटल डबल L। उसके बाद देखा मैंने आपका विंड लोड क्या होता है। तो विंड लोड क्या होता है? अगर विंड किसी स्ट्रक्चर पर, किसी मेंबर पर अपना लोड एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो मैं उसको कहता हूं विंड प्रेशर, विंड लोड, राइट। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे स्नो लोड क्या होता है। स्नो के कारण, आइस के कारण आने वाला लोड मतलब आपका स्नो लोड हुआ, और अर्थक्वेक के कारण आने वाला जो लोड हुआ वो अर्थक्वेक लोड हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कॉम्बिनेशंस ऑफ द लोड। जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशंस लेना चाहिए। जो 5 हमने लोड वहां पे देखे थे, तो उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन वहां पे हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था बिल्डिंग, कॉमन बिल्डिंग। तो कॉमन बिल्डिंग के लिए कॉम्बिनेशन क्या था? डेड लोड प्लस लाइव लोड। उसके बाद टावर, टावर में कौन सा कॉम्बिनेशन हमने लिया था? डेड लोड प्लस विंड लोड। और एक और कॉम्बिनेशन देखा, वो क्या था? हाई राइज बिल्डिंग। तो उसके लिए क्या था? डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा, उससे पहले हमने देखा था जो आपका लोड्स है वो किस आईएस कोड में उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। किस आईएस कोड में गिवन है? वो थी IS 875 में। किसमें थी? IS कोड फॉर लोड्स, IS 875 में। यहाँ पे वो 1987 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर समझो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स आगे भी हुई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। क्या होगा क्वेश्चंस? IS कोड फॉर द लोड्स, और ऑप्शन गिवन होंगे, तो आपको ये ऑप्शन आपको वहां पे दिखाई देगा। तो इसीलिए वो 1987 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैल्यू आप याद रखिए। तो ये हुआ आपका IS कोड फॉर द लोड्स। IS कोड फॉर द RCC एंड PCC के लिए क्या था? याद कीजिए, याद आ रहा है? क्या था? IS कोड फॉर RCC एंड PCC क्या था? IS 456 था। क्या था? IS 456 था। तो अगर आप ये वैल्यूज भूल रहे होंगे तो इन्हें याद किस तरह से रखना होगा, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो यहाँ पे RCC एंड PCC के लिए अगर मुझे याद रखना है IS कोड क्या था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक मैंने लिख दिया, राइट। मैंने 6 तक यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे RCC में लेटर कितने हैं? 1 2 3, और PCC में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 2 3 ये यहां से कट कर दूंगा। कट होने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? 4 5 6। तो ये क्या हुआ? आपका IS कोड हुआ फॉर RCC एंड PCC के लिए। IS 456 हो गया। अब इसे किस तरह से हम याद रखेंगे? लोड के लिए क्या है IS कोड? तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए 8 से, उसके बाद लिखिए 6, उसके बाद लिखिए 8 से, उसके बाद 7, उसके बाद 6 एंड 5 लिखिए, हाँ, राइट। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है हमारा IS कोड में RCC एंड PCC के लिए वो कौन सा है? 6 है। तो यहाँ पे 6 क्या कीजिए? यहाँ पे 6 कट कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे? 8 7 एंड 5। तो 8 7 5 क्या हुआ? IS कोड फॉर
लोड हुआ। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं पे ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि किस तरह से ट्रिक लगाई जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वास्ट है, तो कहीं पे आपको अगर याद नहीं रह रही है कुछ वैल्यू तो आपको ट्रिक बनानी होगी। तो इससे क्या होगा, वो जो वैल्यूज होगी आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो ये हुआ आपका आइस कोड। अब हम जाएंगे हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, हमारा टॉपिक है यहाँ पे कवर क्या है। क्या कवर क्या है? कवर, हम इन जनरल हम कवर जानेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कवर जानने से पहले ये जो डायग्राम है हम इसे समझेंगे कि ये डायग्राम क्या शो कर रही है। ये डायग्राम जो है ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, समझो ये आपका बीम है, ये इसकी लेंथ है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अगर उसके विड्थ के अक्रॉस कट करता हूँ, इस तरह से अगर मैं इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद मुझे इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन होगा वही क्या होगा, बीम का क्रॉस सेक्शन होगा। मतलब बीम को कट करने के बाद, अक्रॉस दी विड्थ कट करने के बाद वो किस तरह से दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये हुआ आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। कट करने के बाद मुझे क्या दिखाई दिया, ये बार कट हुए कुछ यहाँ पे, तो बार कटे हुए दिखाई दिए, ये मुझे स्टीरअप दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर द कटिंग, राइट। तो ये हुआ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ये जो है बीम की विड्थ है और ये जो है बीम की क्या है, डेप्थ है। यहाँ पे हमें स्टील दिखाई दे रहा है। ये जो स्टील होगा आपका बॉटम वाला, मैं इसे कहता हूं मेन रेनफोर्समेंट। क्या कहता हूं मैं इसे, मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट। अब ये मेन रेनफोर्समेंट क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करना। तो ये जो स्टील है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, ये क्या करता है, वही मेन फंक्शन को निभाता है। मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करता है, इसलिए मैं इसे कहता हूं मेन रेनफोर्समेंट। ये हुआ आपका मेन रेनफोर्समेंट। यहाँ पे और दो रेनफोर्समेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन रेनफोर्समेंट को मैं क्या कहता हूं, तो मैं इनको कहता हूं एंकर बार। क्या कहता हूं मैं इनको, एंकर बार। अब इन्हें मैं एंकर बार क्यों कह रहा हूं, ये हुए आपके एंकर बार। अब हम देखेंगे एंकर बार हम इसे क्यों कहते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको बार दिखाई दे रहा है, हम बीम में क्या करते हैं, बार को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेंड करते हैं और उसे प्रोवाइड करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर मैं उस बार को यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं उसे कहता हूं स्टीरअप्स। क्या कहता हूं मैं, स्टीरअप्स। ये जो हुई आपकी क्या हुई, स्टीरअप्स। अब ये जो बार हुए एंकर बार, इनका रोल स्ट्रेसेस को कैरी करना नहीं होता है। ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि टेंशन हमें पता था बॉटम में आया था इनके सब सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा था, वहां पे हमने फिगर में देखा था। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे नहीं है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस कैरी नहीं करेंगे, राइट। तो ये इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है, ये जो स्टीरअप्स है यहाँ पे जो मैंने स्टीरअप्स डाला है, तो इस स्टीरअप्स को होल्ड करने का काम, एंकर करने का काम, सपोर्ट करने का काम कौन करते हैं, ये बार करते हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं एंकर बार, क्योंकि ये इस स्टीरअप को होल्ड कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं। तो ये हुए आपके एंकर बार की जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को यहाँ पे कैरी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एंकर बार हुआ। अब यहाँ पे आपको समझ में आया एंकर बार, स्टीरअप्स एंड मेन रेनफोर्समेंट। अब ये जो है पूरा कंक्रीट सरफेस है और ये जो है मैं इसे कहता हूं कंक्रीट सरफेस। जो नीचे वाला है यहाँ पे, इसे मैं क्या कह रहा हूं, कंक्रीट सरफेस कह रहा हूं, कंक्रीट सरफेस। ये है आपका कंक्रीट सरफेस। अब ये तो मुझे समझ में आया, ये फिगर तो मुझे समझ में आई। अब उसके बाद कवर क्या होता है ये देखेंगे। कवर क्या होता है, मैंने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया इन द बीम। ये जो मैंने स्टील प्रोवाइड किया, तो ये स्टील अगर मैं इस कंक्रीट सरफेस से कितने डिस्टेंस पे मैं उन्हें रख रहा हूँ, कितने दूरी पर मैं उन्हें रख रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस हुआ उस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, कवर कहता हूँ। कवर मतलब क्या, मुझे ये जो स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, ये मैं कंक्रीट सरफेस से कितने डिस्टेंस पर इन्हें रखूँ, मैं कितने डिस्टेंस पर इन्हें मैं प्रोवाइड करूँ, ये जो हुआ आपका क्या हुआ, कवर हुआ। तो यहाँ पे
आपका जो स्टील है यहाँ पे, मैं यहाँ पे समथिंग डिस्टेंस है कंक्रीट सरफेस से, ये भी आपका रेनफोर्समेंट है, ये भी रेनफोर्समेंट है, ये भी रेनफोर्समेंट है, राइट। तो अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, समझो मैं कंक्रीट सरफेस से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ तो इसे मैं कौन सा कवर कहता हूँ। अगर समझो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस लेता हूँ, कंक्रीट सरफेस से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ तो इसे मैं कौन सा कवर कहता हूँ। तो उसी से ये नॉमिनल कवर, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर, ये यहाँ पे नाम आते हैं। नॉमिनल कवर, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। तो नॉमिनल कवर हम किसे कहते हैं, क्लियर कवर हम किसे कहते हैं और इफेक्टिव कवर किसे कहते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्रीट सरफेस से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ तक मतलब आउटसाइड द रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट है, इसका आउटसाइड जो है यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो मैं उसे कहता हूँ नॉमिनल कवर। क्या कहता हूँ मैं उसे, नॉमिनल कवर। ये जो हुआ आपका कहाँ से लेकर, कंक्रीट सरफेस से लेकर आउटसाइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये हुआ आपका नॉमिनल कवर। क्या हुआ, नॉमिनल कवर। डेफिनेशन क्या बता रही है इसके, कंक्रीट सरफेस से लेकर आउटसाइड ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये आपका नॉमिनल कवर हुआ। अब यहाँ पे मैंने और एक डायग्राम बनाई है, वो क्या है, कंक्रीट सरफेस से लेकर ये जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके आउटसाइड तक, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने कहां तक प्रोवाइड किया है, कंक्रीट सरफेस से लेकर जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके आउटसाइड तक। ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे देखिए, ये स्टीरप्स के आउटसाइड तक था, जो रेनफोर्समेंट है पूरा का पूरा उसके आउटसाइड था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्ड में यहाँ पे यूज कर रहा है, वो ये है आउटसाइड द मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट के आउटसाइड से लेकर कंक्रीट सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका क्लियर कवर। क्या होता है आपका, क्लियर कवर। तो ये हुआ आपका क्लियर कवर, ये हुआ आपका क्लियर कवर। क्लियर कवर समझ में आया क्या, कंक्रीट सरफेस से लेकर आउटसाइड द मेन रेनफोर्समेंट, ये आपका क्लियर कवर हुआ। उसके बाद में जाता हूं इफेक्टिव कवर के लिए। इफेक्टिव कवर क्या होता है, समझो ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है और इस मेन रेनफोर्समेंट का जो डायमीटर है, जो डाया है, मैं उसे डिनोट करता हूं फाई से। किससे, फाई से। ये जो डाया है इसका, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं फाई। तो अगर मैं इसका सेंटर लेना चाहूं तो मैं इस तरह से इसका सेंटर शो कर सकता हूं। ये हुआ आपका सेंटर ऑफ द मेन बार। क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ द मेन बार। तो सेंटर ऑफ द मेन बार से, ये जो सेंटर ऑफ द मेन बार है, यहां से कंक्रीट सरफेस जो है आपका, ये जो कंक्रीट सरफेस है आपका, कंक्रीट सरफेस से लेकर अगर मैं सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट तक का जो डिस्टेंस अगर मेजर करता हूं तो उस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, उस डिस्टेंस को मैं कहता हूं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या हुआ, फिर यहां पे कंक्रीट सरफेस से लेकर जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस हुआ आपका इफेक्टिव कवर। तो ये समझ में आया होगा आपको नॉमिनल कवर क्या होता है। यहां पे एक वर्ड आया है मिनिमम, आपको कहीं पे मिनिमम नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे नॉमिनल कवर में मिनिमम वर्ड आया है। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट कहा नहीं, यहाँ पे स्टीरप्स कहा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कहा क्या, आउटसाइड ऑफ रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट आउटसाइड आता हो, अगर यहाँ पे मैंने स्टीरप्स प्रोवाइड नहीं की होती तो आउटसाइड क्या आता मेन रेनफोर्समेंट का, ये आता। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टीरप्स प्रोवाइड की हुई है तो रेनफोर्समेंट का आउटसाइड क्या आया, स्टीरप्स का आउटसाइड आया। तो अगर आउटसाइड ऑफ रेनफोर्समेंट से लेकर अगर मैं कंक्रीट सरफेस तक का जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर करता हूं, ये मिनिमम ही होगा, तो उस मिनिमम डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, आपका नॉमिनल कवर कहता हूं। और क्लियर कवर तो आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, आउटसाइड ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। और आपका इफेक्टिव कवर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट सरफेस, यहां पे सरफेस ऐड कीजिए, कंक्रीट सरफेस एंड सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। टेंसाइल रेनफोर्समेंट मतलब मेन रेनफोर्समेंट, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई देगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्लिक में इसको क्या लिखा है, मेन रेनफोर्समेंट। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा, आपका इफेक्टिव कवर होगा।
इसके बाद हम देखेंगे आईएस कोड जो है, हमने आईएस कोड देखा था IS 456-2000, उसमें ये जो कवर है तो इनकी मिनिमम वैल्यूज गिवन है। मिनिमम वैल्यूज मतलब आपका जो स्लैब है, जो बीम है, तो कॉलम है, तो उनमें ये कवर मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आईएस कोड ने हमें गिवन है। यहाँ पे वही हम आप देखने वाले हैं कि जो आईएस कोड ने हमें मिनिमम वैल्यूज गिवन है वो क्या है, यही हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम कवर फॉर अ डिफरेंट एलिमेंट, मिनिमम कवर फॉर अ वेरियस एलिमेंट। मिनिमम कवर कौन सा है हमारा, नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर वेरियस और डिफरेंट वेरियस एलिमेंट और मेंबर। तो ये क्या है, अब बिल्डिंग में हमने मेंबर कौन कौन से देखे थे, हमने देखा था क्या क्या होते हैं मेंबर। यहाँ पे मेंबर कौन कौन से होते हैं, मेंबर कौन कौन से थे हमारा, सबसे पहले था आपका स्लैब, उसके बाद था बीम, उसके बाद क्या था, कॉलम था, उसके बाद फुटिंग। ये आपके मेंबर हुए। तो इन मेंबर के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होगा, तो स्लैब के लिए आईएस कोड ने हमें वैल्यू गिवन है, वो क्या है, वो है आपका 20 mm। उसके बाद बीम के लिए है 25 mm, उसके बाद कॉलम के लिए है 40 mm एंड फुटिंग के लिए है 50 mm। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स कंडक्ट करेंगे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको ये कवर जो होता है वो एज्यूम करना पड़ता है। जब हम बीम की डिजाइन देखेंगे यहाँ पे, तो बीम में हमें कवर एज्यूम करना होगा, स्लैब अगर हम देखेंगे तो स्लैब में कवर एज्यूम करना होगा, फुटिंग देख रहे हैं तो फुटिंग में कवर एज्यूम करना होगा। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये आपको लगेगी। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो क्या है, हमें क्या करना होगा, जो मेंबर्स है इन्हें टॉप टू बॉटम अरेंज करना होगा। टॉप टू बॉटम मतलब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है स्लैब, उसके बाद क्या आता है बीम, उसके बाद कॉलम और उसके बाद आती है आपकी फुटिंग, राइट। अब समझो ये हुआ आपका स्लैब, उसके बाद क्या था हमारा बीम, उसके बाद कॉलम और उसके बाद फुटिंग। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब आपने देखा होगा जो आपका रूफ होता है, जो स्लैब होता है, उस पर आपने प्लास्टिक की वाटर टैंक देखी होगी। प्लास्टिक की क्या देखी आपने, वाटर टैंक, प्लास्टिक की वाटर टैंक आपने यहाँ पे देखी होगी। ये हुआ आपका, समझो ये हुआ आपका फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ मेंबर। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने अरेंज कर दिया, टॉप टू बॉटम अरेंज कर दिया, ये है आपकी वाटर टैंक, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर टैंक के लिए कवर लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 10 mm से। कहां से करेंगे हम स्टार्ट, 10 mm से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 mm, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 20, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे 30, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो 40 और यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 50 mm आएगा। अब क्या, अब देखिए ये जो आपका प्लास्टिक का वाटर टैंक है, क्या आप उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उसमें कवर का जो सवाल है वो आएगा ही नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टील प्रोवाइड नहीं करते। ये 10 mm भी चला गया, तो ये रह गया आपके कवर। अब मुझे सिर्फ याद क्या रखना है, जो आपका बीम है यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 25 mm, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 25 mm। अब हो गए आपके ये कवर। तो ये ट्रिक्स होती है कुछ याद रखने की, हो जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हो, तो इस तरह से इन्हें याद रखा जाता है। तो ये हुआ आपका
मिनिमम कवर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका हमने जो कवर प्रोवाइड किया, तो ये कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ कवर टू द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को किसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कवर। रेनफोर्समेंट को हम कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कवर रेनफोर्समेंट को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये हम अब देखेंगे। उससे पहले जो हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन देखी थी यहाँ पे इफेक्टिव कवर की, तो इफेक्टिव कवर का जो एक फॉर्मूला होता है वो यहाँ से जनरेट होता है, वो वहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। वो क्या है, इफेक्टिव कवर, हमने देखा था ना इफेक्टिव कवर, तो ये है आपका इफेक्टिव कवर। ये क्या है आपका इफेक्टिव कवर। तो ये आपका अगर इफेक्टिव कवर है तो क्या शो कर रहा है हमें, रेनफोर्समेंट का जो सेंटर है वहां से कंक्रीट सरफेस तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्लियर कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, आउटसाइड द रेनफोर्समेंट से लेकर कंक्रीट सरफेस तक का डिस्टेंस। इस इफेक्टिव कवर को मैं क्लियर कवर के फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो डाया है इस मेन रेनफोर्समेंट का, वो क्या है 5/2। अगर मैं वो क्या है 5 है। अगर मैं उसके सेंटर से नीचे डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा, वो होगा 5/2, क्योंकि पूरा डाया 5 है, हाफ क्या होगा 5/2। ये 5/2 प्लस अगर मैं क्लियर कवर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है इफेक्टिव कवर। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, क्या इफेक्टिव कवर क्या हुआ, इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस 5/2, मतलब डायमीटर जो होगा बार का उसका हाफ हमें लेना होगा। तो ये हमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये हमें लगेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कवर टू द रेनफोर्समेंट। अब कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, हम इसे जानने के लिए एग्जांपल लेंगे आपके नोटबुक का। तो नोटबुक आप सभी को पता है, हम नोटबुक क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें उस पर कुछ लिखना होता है। लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नोटबुक को खरीदते हैं। हम लिखते किस पर है, जो आपके व्हाइट पेजेस होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उन व्हाइट पेजेस के साथ एक बड़ा थिकनेस वाला पोस्टर दिया जाता है आउटर साइड को, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कवर कहते हैं। वो कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो कवर प्रोवाइड किया जाता है अगर कहीं पे रेनफॉल हो जाए या फिर आपकी नोटबुक कहीं पे गिर जाए तो वो खराब ना हो, वो जो पेजेस है वो खराब ना हो जिस पर हम लिखते हैं, इसीलिए वो कवर को प्रोवाइड किया जाता है। कवर पर हम नहीं लिखते हैं लेकिन फिर भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके पेजेस क्या ना हो, खराब ना हो। उसी तरह यहाँ पे स्टील को कवर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका स्टील खराब ना हो। क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे ये जो कवर, क्योंकि आपका जो स्टील है वो खराब ना हो। वो खराब ना हो मतलब क्या, स्टील पेजेस की तरह थोड़ी होते हैं कि जो खराब हो जाएंगे, होते हैं वो खराब होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं, वो खराब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोजन। ये जो स्टील है आपका वो कोरोड हो जाता है। कोरोड हो जाता है मतलब क्या हो जाता है ये देखेंगे। कोरोजन का मतलब क्या होता है, समझो आपने जो स्टील रॉड है, कभी आपने स्टील रॉड बाहर जो इन्वायरमेंट होता है, जो एयर एक्सपोज इन्वायरमेंट होता है, उसमें आपने स्टील देखा होगा बाहर कहीं, तो वहां पे उस स्टील पर अगर उसे 1-2 साल हुए होंगे तो रेडिश ब्राउन कलर हमें वहां पे दिखाई देता है। रेडिश ब्राउन कलर क्यों आता है वहां पे, अगर आपका जो स्टील है ज्यादा देर तक अगर एयर को एक्सपोज रहता है, वाटर को एक्सपोज हो जाता है तो वो खराब होने लगता है, मतलब वहां पे रेडिश ब्राउन कलर हमें दिखाई देता है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता ये है जो अपर लेयर होती है उस स्टील बार की, तो वो स्प्लिट आउट होने लगती है। वो स्प्लिट आउट होने लगती है तो उसी को मैं क्या कहता हूँ, उसी को मैं कहता हूँ कोरोजन। मतलब जो रेडिश ब्राउन कलर वहां पे हमें दिखाई देता है, जो अपर लेयर है वो स्प्लिट होने लगता है, मतलब जो बार की थिकनेस है वो कम होने लगती है, इसी से बार की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। तो इसका मतलब स्टील आपका क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो यही कोरोजन है, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कवर को प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टील डालता तो मुझे पता है स्टील अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे स्टील होता तो वो कोरोड हो जाता। तो इसी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, कवर को प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट पर्पस क्या होगा यहाँ पे,
फर्स्ट पर्पस क्या होगा, टू प्रिवेंट स्टील फ्रॉम corrosion when it expose to environment। स्पेलिंग चेक कीजिए, यहाँ पे हो सकती है गड़बड़। तो यहाँ पे स्टील क्यों प्रोवाइड किया, जो आपका कोरोजन हो सकता है स्टील का, उसे प्रिवेंट करने के लिए। कब हो सकता है, अगर वो इन्वायरमेंट को, एयर को एक्सपोज हो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया। सेकंड क्या होगा इसका पर्पस, तो यहाँ पे समझिए आपका बीम है, ये आपका बीम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील डालते हैं कुछ कवर छोड़कर। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्टील है कवर छोड़ा ही नहीं, और यहाँ पे मैंने स्टील डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, आपका स्टील बार डाल दिया। अब समझो इस बीम पर आया लोड W, तो होगा क्या, इस W के कारण ये बीम क्या हो जाएगा, ये बीम इस तरह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। जैसे ही ये बीम बेंड हो जाएगा, यहाँ पे कवर हमने छोड़ा नहीं है, तो जो आपका स्टील है, ये स्टील इस तरह से यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो यही स्प्लिटिंग को अवॉइड करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे कवर प्रोवाइड करता तो आफ्टर द बेंडिंग ये बाहर नहीं आता, लेकिन मैंने क्या किया, कवर छोड़ा ही नहीं। जैसे ही वहां पे बेंडिंग आ गई, तो ये जो स्टील है आपका, ये स्प्लिट हो गया। तो उसी स्प्लिटिंग को अवॉइड करने के लिए भी मैं क्या करता हूं, कवर को प्रोवाइड करता हूं। टू अवॉइड स्प्लिटिंग और स्लीपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये हुआ आपका सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब जो आपका कंक्रीट है और जो आपका स्टील है, उनमें बॉन्डिंग ही नहीं है। अगर बॉन्डिंग होती तो यहाँ पे बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे उस तरह की बॉन्डिंग होती तो क्या ये जो स्टील है आपका, ये कंक्रीट से बाहर आता, नहीं आता। मुझे ये पता चलता है यहाँ पे, अगर कवर में कम छोड़ता हो तो वहां पे बॉन्डिंग कम हो जाती है। कवर जितना ज्यादा होगा, बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी। तो वही बॉन्डिंग को बनाने के लिए, उन अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वहां पे कवर प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका जो थर्ड पर्पस होगा वो क्या होगा, टू हैव sufficient bonding between concrete and steel। कंक्रीट और स्टील में अच्छी बॉन्डिंग हो, इसलिए भी हम क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है 18 में आया था। 18 में क्या आया था, जो आपका नॉमिनल कवर था उसकी डेफिनेशंस आई हुई थी, और जो पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कवर, इस पर एक क्वेश्चन आया था। तो 2 मार्क्स के लिए वो था और 2 मार्क्स के लिए ये था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको आगे आ जाए, इसलिए इसे भी अच्छे से याद रखिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो डेप्थ है बीम की, टोटल डेप्थ क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, और इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ये देखेंगे। अब यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ क्या होता है। ओवरऑल डेप्थ, यहाँ पे ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ये बीम की डेप्थ हुई, ये बीम की विड्थ हुई। तो ओवरऑल डेप्थ क्या होती है बीम की, वो देखेंगे। ओवरऑल का मतलब होता है टोटल। क्या होता है ओवरऑल का मतलब, टोटल होता है। इस बीम की अगर मैं टोटल डेप्थ मेजर करता हूँ, उसी टोटल डेप्थ को मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ओवरऑल डेप्थ। मतलब टोटल डेप्थ क्या हुई, ये आपके बीम की टॉप एज, ये हुई आपके बीम की बॉटम एज। तो टॉप एज, तो यहां पे टॉप एज से लेकर बॉटम
एज तक का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ आपका ओवरऑल डेप्थ, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओवरऑल डेप्थ, टोटल डेप्थ कैपिटल डी। तो ओवरऑल डेप्थ क्या हुई, टॉप एज से लेकर बॉटम एज जो है बीम की, ये जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ आपका ओवरऑल डेप्थ हुआ। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बताती है हमें, तो नॉर्मल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम आउटर कंप्रेशन फाइबर, आउटर कंप्रेशन फाइबर मतलब ये टॉप एज को मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, आउटर कंप्रेशन फाइबर। आउटर कंप्रेशन फाइबर क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने देखा था, हमने बीम बेंड किया था, नीचे जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे थे और अपर साइड को कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे थे, इसीलिए इसे आउटर कंप्रेशन फाइबर कहा जाता है, या फिर हम इसे टॉप एज कह सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम आउटर कंप्रेशन फाइबर यानी कि टॉप एज टू द बॉटम एज ऑफ द बीम, उसे मैं क्या कह रहा हूं, ओवरऑल डेप्थ कह रहा हूं। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हुई, तो यहाँ पे हमने देखा था जो आपका मेन स्टील है उसका जो सेंटर है, सेंटर से नीचे जो कंक्रीट सरफेस है वहां तक का जो डिस्टेंस था आपका क्या था, इफेक्टिव कवर था। यहां से यहां तक आपका इफेक्टिव कवर हुआ। इसके ऊपर की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ होगी। नीचे वाला इफेक्टिव कवर और ऊपर वाला इफेक्टिव डेप्थ हुआ। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कहां से, आउटर कंप्रेशन फाइबर से, डिस्टेंस बिटवीन आउटर कंप्रेशन फाइबर एंड सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट से लेकर आउटर कंप्रेशन फाइबर तक या फिर टॉप एज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर कंप्रेशन फाइबर टू सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ये हुआ आपका इफेक्टिव डेप्थ। अब इसे इफेक्टिव डेप्थ क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। ये इफेक्टिव डेप्थ हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईएस कोड हमें कहता है, आईएस कोड हमें क्या कहता है, आईएस कोड ये कहता है जो सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर का जो कंक्रीट है, कंक्रीट का काम क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करना या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी करना, राइट। क्या करता है वो, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी करता है। तो आईएस कोड हमें कहता है जो सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर का जो कंक्रीट होगा, ये जो उसके ऊपर का जो कंक्रीट होगा ये क्या करता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी करता है इफेक्टिवली। क्या करता है, इफेक्टिवली क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी करता है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट के नीचे का जो कंक्रीट है ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कैरी ही नहीं करता। फिर हम इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम इसे प्रोवाइड करते हैं कवर के लिए, ये हुआ आपका इफेक्टिव कवर। लेकिन जो अपर कंक्रीट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को क्या करता है, कैरी करता है, इसीलिए इस डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। इसके बाद हम देखेंगे कि स्पैन क्या होता है, राइट ऑन इट। तो यहां पे हम देखेंगे कि स्पैन क्या है आपका, स्पैन मतलब लेंथ हुई। यहां पे मैंने यहां पे फिगर ड्रॉ की है, ये है आपका बीम, क्या है, बीम किस पर रेस्ट होता है, कॉलम पे। तो ये जो है कॉलम मतलब बीम का सपोर्ट, ये है आपका सपोर्ट 1, ये है आपका सपोर्ट 2 मतलब कॉलम। यहां पे स्पैन में ओवरऑल स्पैन है, क्लियर स्पैन है और इफेक्टिव स्पैन है। तो ओवरऑल स्पैन क्या होता है, इस बीम की लेंथ, कौन से लेंथ को मैं ओवरऑल स्पैन कहता हूं ये हम देखेंगे। ओवरऑल का मतलब क्या था, हमने डेप्थ में देखा था। ओवरऑल का मतलब क्या है, टोटल। तो यहाँ पे जो टोटल स्पैन होगा, टोटल स्पैन मतलब यहाँ पे, यहां से आउटर ऑफ द सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है आपका, सपोर्ट का जो आउटर साइड है वहां से लेकर, आउटर साइड ऑफ द सपोर्ट से लेकर इस आउटर साइड तक, सपोर्ट के इस आउटर साइड तक का जो डिस्टेंस होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ओवरऑल स्पैन। क्या होगा, ओवरऑल स्पैन होगा। मतलब आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, ये क्या है, O2O,
वहां पे O2 मत लिखना, वहां पे आउटर टू आउटर लिखना। आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स। अगर मैं आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो मैं उसको क्या कहता हूं? मैं उसको कहता हूं ओवरऑल स्पैन कहता हूं। यहाँ पे अब क्लियर स्पैन क्या होता है? क्लियर स्पैन होता है आपका, अगर मैं सपोर्ट के इनर टू इनर डिस्टेंस मेजर करता हूं, ये सपोर्ट का इनर पार्ट हुआ, तो सपोर्ट के इनर टू इनर में अगर डिस्टेंस मेजर करता हूं तो वो हुआ आपका क्लियर स्पैन। क्या हुआ? क्लियर स्पैन हुआ। कहां से कहां तक? इनर टू इनर, आई टू आई मतलब इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट। ये हुआ आपका इनर से इनर तक का डिस्टेंस। तो ये हुआ आपका क्लियर स्पैन। उसके बाद आता है इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन क्या है आपका? ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जिसकी क्या है? विड्थ B1 है, इसकी विड्थ है B2। अगर मैं इसका सेंटर लेता हूं, यहाँ पे सेंटर लेता हूं मैं किसका? बीम का, तो ये हो गया आपका सेंटर। ये क्या होगा? B1/2। ये हुआ आपके सपोर्ट का सेंटर। यहां पे भी मैं सपोर्ट का सेंटर ले लेता हूं। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं? इसी डिस्टेंस को मैं इफेक्टिव स्पैन कहता हूं, जिसे मैं डिनोट करता हूं LE से, कैपिटल L स्मॉल E। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट का जो सेंटर है उनमें जो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है, मैं उसको क्या कहता हूं? इफेक्टिव स्पैन में कहता हूं। यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? LE, इफेक्टिव स्पैन LE इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनर टू इनर डिस्टेंस क्या है आपका? इनर टू इनर डिस्टेंस है आपका क्लियर स्पैन। क्या है? क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन प्लस क्या है? प्लस है B1/2 क्योंकि इसका सेंटर है, और यहाँ पे B2/2, B1/2 प्लस B1/2 प्लस B2/2। ये क्या हुआ आपका? इफेक्टिव स्पैन हुआ। यहां पे होता क्या है? ये क्लियर स्पैन है, ओवरऑल स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन है, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि ओवरऑल स्पैन किसे कहते हैं, क्लियर स्पैन किसे कहते हैं और इफेक्टिव स्पैन किसे कहते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। यहाँ पे वो कौन सी है? यहाँ पे ओवरऑल स्पैन है, ओवरऑल स्पैन है, तो यहाँ पे क्या है? O है, तो O से यहाँ पे O2O मतलब आउटर टू आउटर, O ओवरऑल, राइट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट हिंट, राइट। इसके बाद है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन, अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसे कैसे याद रखेंगे हम? यहाँ पे अगर समझो दो फ्रेंड्स है, तो एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड से पूछता है कि भाई वो लड़की मुझे चाहती है या नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्या कह रहा वो लड़की मुझे चाहती है या नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये कहता है उससे आई टू आई कांटेक्ट कर ले। क्या कर रहा है? आई टू आई कांटेक्ट कर ले, तभी तो पिक्चर क्लियर होगी कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं। समझ में आ रहा है? आई टू आई कांटेक्ट करेगा तभी तो पिक्चर क्या होगी? क्लियर होगी। मतलब आई टू आई कांटेक्ट और पिक्चर क्लियर। इससे हम याद रखेंगे कि क्लियर स्पैन क्या होता है। क्लियर स्पैन क्या होगा फिर? क्लियर कब पिक्चर कब क्लियर होगी? जब आई टू आई कांटेक्ट होगा। मतलब आई टू आई मतलब इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोज। तो ये हुआ आपका क्लियर स्पैन। उसके बाद आता है इफेक्टिव स्पैन। ये दोनों क्लियर हो गए तो ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी इफेक्टिव स्पैन हमने क्या देखा था? इफेक्टिव कवर देखा था। उसका डिस्टेंस हमने कहां से मेजर किया? सेंटर ऑफ दी बार से, सेंटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट से। हमने इफेक्टिव डेप्थ वहां पे शो देखी थी, तो वहां पे क्या हुआ था? इफेक्टिव डेप्थ हम कहां से कंसीडर कर रहे थे? वो भी हम कंसीडर कर रहे थे सेंटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट से। मतलब जहां पे इफेक्टिव आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है? सेंटर आ रहा है। जहां पे इफेक्टिव आ रहा है वहां पे सेंटर आ रहा है। इससे हमें ये यहाँ पे मिल जाएगा। इफेक्टिव स्पैन हम किसे कहेंगे? सेंटर टू सेंटर को। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सपोर्ट, उसे हम क्या कहेंगे? आपका इफेक्टिव स्पैन। अब आईएसकोड ने कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, मतलब कुछ फॉर्मूलेज गिवन है कि इफेक्टिव जो स्पैन है आपका, ये हमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इफेक्टिव स्पैन का जो फॉर्मूलेज वो हमें लगेंगे। इफेक्टिव स्पैन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो आईएसकोड ने उसके कुछ फॉर्मूलेज हमें गिवन है। वो फॉर्मूले हम अब आगे देखेंगे। इसे लिख लीजिए। अब
अब हम इफेक्टिव स्पैन की जो फॉर्मूले है, इफेक्टिव लेंथ जो है आपकी, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसकी जो फॉर्मूलेज है, जो आईएस कोड ने हमें गिवन है। आईएस कोड जो है आईएस कोड 456, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है ये मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी ये फॉर्मूले चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूले देख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस होने के बाद जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एज पर आईएस 456-2000 के आईएस 456-2000 उसमें हमें इफेक्टिव स्पैन का जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो वो क्या है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। यहाँ पे फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, और जो सेकंड है वो है आपका कैंटिलीवर बीम और स्लैब। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब हम किसे कहते हैं, अगर मैं समझो ये आपका बीम हुआ, अगर इस बीम को मैं सिंपली सपोर्ट पे प्लेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली सपोर्ट पर प्लेस कर रहा हूँ, सिंपली प्लेस कर रहा हूँ, इसलिए उसे कहा जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। स्लैब भी उसी तरह हुआ। तो अब कैंटिलीवर बीम और स्लैब क्या है, समझो ये जो मेरा हाथ है ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या हुआ, फिर अगर किसी बीम का जो फर्स्ट सपोर्ट होता है, वन एंड होता है, वो अगर फिक्स हो और दूसरा जो एंड है वो अगर फ्री हो, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, मतलब ये एंड क्या है, फ्री है, और जो दूसरा एंड है वो क्या है, फिक्स है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कैंटिलीवर बीम और स्लैब। तो ये हुआ कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आईएस कोड ने हमें फॉर्मूला जो दिया है वो क्या है, LE इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका बीम है, बीम सपोर्ट पे रेस्ट है, जिसकी जो विड्थ है वो B1 है, यहाँ पे B2 है, राइट। यहाँ पे मैंने स्टील डाला हुआ है, ये क्या है आपका रेनफोर्समेंट या फिर आपका स्टील। तो इसका जो सेंटर है, इस तरह से मैंने रेड लाइन से इस सेंटर को शो किया, राइट। सेंटर से ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल d, मतलब इफेक्टिव डेप्थ। ये जो बीम की जो हुई, ये जो टोटल डेप्थ हुई वो हुई आपकी ओवरऑल डेप्थ, मतलब कैपिटल D। लेकिन सेंटर से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होती है आपकी। तो ये इफेक्टिव डेप्थ हुई। D क्या है यहाँ पे, D क्या है, D है आपकी इफेक्टिव डेप्थ, और ये जो है सपोर्ट है, सपोर्ट विड्थ ऑफ सपोर्ट हुई। तो यहाँ पे LC गिवन है। LC क्या है, इनर टू इनर डिस्टेंस अगर होता है, आई टू आई कांटेक्ट जब होता है तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो ये क्या, कौन सा स्पैन हुआ आपका, क्लियर स्पैन हुआ। कौन सा स्पैन हुआ, क्लियर स्पैन, मतलब यहाँ पे जो LC है वो क्या है, क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है बाय द आईएस कोड वो क्या है, LE इज इक्वल टू LC, ये जो LC है क्लियर स्पैन, LC प्लस ये जो इफेक्टिव डेप्थ है वो, मतलब LE इज इक्वल टू LC प्लस D। जो फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, LC प्लस D। और एक फॉर्मूला है यहाँ पे आईएस कोड ने हमें गिवन है इफेक्टिव लेंथ के लिए फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, वो क्या है, LC प्लस B1/2, मतलब इसका सेंटर, ये जो सेंटर मैंने ड्रॉ किया है रेड लाइन से, वो B1/2 प्लस B2/2, मतलब LE इज इक्वल टू LC प्लस B1/2 प्लस B2/2। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, LC प्लस B1/2 प्लस B2/2। तो ये क्या हुआ, सेकंड फॉर्मूला। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे और लिखा है, और लिखा है मतलब या तो आप ये यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं। जब हम डिजाइन करेंगे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएंगी, इनमें से आईएस कोड हमें क्या कहता है, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें चूज करनी होगी। कौन सी वैल्यू, मिनिमम। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएंगी, जो कैलकुलेशन मिनिमम आएगा वो हम चूज करेंगे। तो ये हुआ इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे B1/2 B2/2 में कब कह रहा हूं, जब B1 और B2 ये इक्वल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, समझो B1 जो है आपका B2 के बराबर है, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 है। मतलब यहाँ पे अगर मैं B लिखता हूं, यहाँ पे भी मैं अगर B लिखता हूं,
यहाँ पे मैं b लिखता हूँ, यहाँ पे मैं b लिखता हूँ, तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? यहाँ पे बनेगा ये LC प्लस b/2 प्लस b/2 क्या बनेगा? b/2 प्लस b/2। तो b/2 प्लस b/2 क्या हुआ? b हुआ। b/2 प्लस b/2 क्या हुआ? b। तो यहाँ पे LC प्लस b, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए इस फॉर्मेट में, क्योंकि अगर कहीं पे विड्थ अगर डिफरेंट हुई, इक्वल ना हुई, तो आपको उसी फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। तो ये हुआ आपके सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब कैंटिलीवर बीम के लिए आईएस कोड ने हमें क्या फॉर्मूला दिया है? वो ये है LE इज इक्वल टू LC प्लस यहाँ पे जो D है इसका हमें हाफ करना पड़ता है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हुआ आपके कैंटिलीवर बीम और स्लैब के लिए। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है तो यही हम डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं तो ये दोनों भी यूज करेंगे, लेकिन इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होंगी वो हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो ये हुआ आपका LE। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे मैंने D लिया है किस केस में? सिंपली सपोर्टेड में, और यहाँ पे मैंने d/2 लिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे d/2 है और यहाँ पे d है। अब इसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे हम? समझो, अब d/2 कहाँ पे है और d कहाँ पे है? यहाँ पे d है या फिर यहाँ पे d/2 है। तो समझो यहाँ पे सपोर्ट कितने दिखाई दे रहे हैं? हमें यहाँ पे सपोर्ट 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट क्या हुआ? 1 ही हुआ। मतलब इसको मैंने क्या कर दिया? समझो हाफ कर दिया। 2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 1 आता है। मैंने हाफ किया मतलब एक सपोर्ट यहाँ पे गायब हो गया। तो एक सपोर्ट गायब हो रहा है आपका यहाँ पे, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? हाफ कर रहा हूँ। तो इससे हम इसको याद रखेंगे कि d/2 कहाँ पे आएगा? सपोर्ट यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया, मतलब एक सपोर्ट निकाल डाला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया d/2। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखना। थैंक यू।